आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हाउ फर्म्स एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। फर्म्स इंटरनेशनल बिजनेसेस में कैसे एंगेज होती हैं। कल के टॉपिक में हम लोगों ने वाई वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था। आज के टॉपिक में कि फर्म्स इंटरनेशनल बिजनेसेस कैसे कंडक्ट करती हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है इंटरनेशनल ट्रेड, सेकंड में लाइसेंसिंग है, थर्ड पे फ्रेंचाइजिंग है, फोर्थ पे जॉइंट वेंचर्स हैं। यहाँ पे अकेला जॉइंट लिखा हुआ है, हालांकि ये लफ्ज होता है जॉइंट वेंचर, तो आप भी इसके साथ ना वेंचर का वर्ड ऐड कर लीजिएगा। जॉइंट वेंचर है, एक्विजिशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, एस्टेब्लिशिंग न्यू फॉरेन सब्सिडरीज हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस कंडक्ट करती हैं। इसमें नंबर वन पे है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड एक कंजर्वेटिव मेथड है, ये एक ओल्ड मेथड है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं। एक कंपनी है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए अपनी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको सप्लाईज की ज़रूरत है। अब उसके पास 100% सप्लाईज उसके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। उसने अपनी सप्लाईज की नीड को पूरा करना है, वो किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेती है। सप्लाईज इंपोर्ट कर ली, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग हुई। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, तो फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद अब ये यूनिट्स मार्केट में सेल करने हैं। हम इनको डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फर्म्स जो हैं वो इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग दोनों में इन्वॉल्व होती हैं। कभी वो इंपोर्ट करती हैं, कभी वो एक्सपोर्ट करती हैं। 100% सिचुएशन कभी भी आइडियल नहीं होती, फिर भी उनको किसी हद तक इंपोर्ट भी करना पड़ता है और वो एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ये एक पुराना मेथड है। जब अभी फर्म्स अपनी सब्सिडरीज फॉरेन मार्केट में ओपन नहीं करती, डिफरेंट कंट्रीज में उनकी सब्सिडरीज ओपन नहीं है, वो मार्केट में जाना चाह रही है, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करना चाह रही हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है या तो इम्पोर्ट का या एक्सपोर्ट का। सप्लाईज के लिए वो इम्पोर्ट कर लेती हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, वहाँ की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को यूज़ किया, लो लेबर कॉस्ट पे की, और वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज़ करते हुए गुड्स मैन्युफैक्चर करके इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेट के थ्रू भी होती है। ई कॉमर्स का टाइम है, फॉरेन कंट्रीज में ई कॉमर्स का ट्रेंड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी इस ट्रेंड के साथ साथ मूव कर रहा है, लेकिन जितनी ई कॉमर्स की मार्केट फॉरेन कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग है उतनी पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केसेस सामने आते हैं कि चीज़ कुछ ऑर्डर किए बाद में निकला कुछ है। तो ई कॉमर्स की बेस पे फॉरेन कंट्रीज चलते हैं। पाकिस्तान ने अब आके स्टार्ट किया है, फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत पहले से है। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी इंटरनेट के थ्रू होती है। लोग एक प्लेटफॉर्म पे आपस में निगोशिएशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, विद इन मिनट्स वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। किसी कंट्री ने कोई चीज़ खरीदनी है, वो इंटरनेट पे डायरेक्टली सेलर के साथ कॉन्टेक्ट करके वो चीज़ खरीद लेते हैं और फिजिकली वो चीज़ डिलीवर कर दी जाती है। जो उनके ट्रांजेक्शन हैं, जो उनकी निगोशिएशन है, जो उनकी आपस में सेटलमेंट है, वो इंटरनेट के थ्रू हो जाती है। तो इंटरनेट भी इंटरनेशनल ट्रेड में अपना रोल प्ले करता है। ई कॉमर्स यही है ना कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जो इंटरनेट के बगैर पॉसिबल नहीं। जिस तरह से एक कस्टमर और एक सेलर आपस में ई कॉमर्स के थ्रू कनेक्टेड है, चाहे वो एक कंट्री के अंदर है, तो अगर यही काम इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो इंटरनेट इंटरनेशनल ट्रेड पे भी अपना वाइटल रोल प्ले करता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको वेट नहीं करना पड़ता, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स नेट पे मिल जाते हैं। एक दूसरे के साथ जब वो निगोशिएशन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अकाउंट सेटलमेंट करते हैं, तो फौरी तौर पे वो अपने डॉक्यूमेंट को भेज देते हैं, ईमेल के थ्रू भेज देते हैं, फैक्स के थ्रू भेज देते हैं। तो बहुत सारा ऑनलाइन मीडियम उनके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू वो अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बेशक एक कंजर्वेटिव मेथड है, लेकिन इसमें इंटरनेट को इन्वॉल्व करके अभी भी ये मेथड चल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू अभी भी लोग डोमेस्टिक कंट्रीज से निकल के फॉरेन कंट्रीज में जाके मार्केट्स को ग्रैब कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, बोइंग है, डू पॉन्ट है, जनरल इलेक्ट्रिक है, आईबीएम है, जिन्होंने बहुत सेल्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन इंटरनेशनल
ट्रेड के थ्रू जनरेट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लाइसेंसिंग। ये मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग सिमिलर है। आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं हो सकती। लाइसेंसिंग एक डिफरेंट चीज़ है, फ्रेंचाइजिंग एक डिफरेंट चीज़ है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? लाइसेंसिंग में एक कंपनी, एक फर्म अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने का राइट देती है, लाइसेंस इशू करती है किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरी पार्टी को, कि आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। एक टाइम पीरियड सेट कर लिया जाता है कि इतनी देर तक आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यूज करने के अगेंस्ट आप हमें पेमेंट करेंगे, आप टेक्नोलॉजी यूज करने का रेंट पे करेंगे, आप इसके अगेंस्ट हमें फी पे करेंगे। उस फी को हम रॉयल्टी का नाम देते हैं। अब जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करने की, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करने से मुराद प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है जो फिजिकली यूज होते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करने से मुराद ये है कि आप अपनी फर्म के जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो फर्म का पेटेंट है, जो उसका कॉपीराइट है, जो उसका ट्रेडमार्क है, ट्रेड नेम है, आप वो यूज करने की परमिशन देते हैं। आप अपना डिजाइन किसी को सेल कर देते हैं, या अपना डिजाइन किसी को यूज करने की परमिशन देते हैं। जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो आपके इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं, जो आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क है, फॉर्मूला है, डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, आप इन चीजों को यूज करने की परमिशन देते हैं। ये चीजें टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से मुराद बिल्कुल वो नहीं है जो आपको फिजिकल रिसोर्सेज नजर आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। लाइसेंसिंग में एक कंपनी, एक फर्म अपनी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने का राइट देती है किसी दूसरी कंपनी को। लाइसेंस इशू करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि आप इतने देर तक हमारी फर्म की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो कंपनी हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी को के रिसोर्सेज को, जो उसके इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं, उसके ट्रेडमार्क वगैरह को यूटिलाइज करेंगे, वो उसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। जिस कंपनी को लाइसेंस इशू किया है, जिसने लाइसेंस रिसीव किया है, उसने रिसीव करने के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट पीरियोडिकल बेसिस पे होती है। नॉर्मली ये एनुअल बेसिस पे होती है, एनुअल बेसिस पे रॉयल्टी पे की जाती है। एक साल आपने कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज की, आपने एक साल यूज करने का रेंट पे किया, दूसरे साल आपने यूज की, आपने उसका रेंट पे किया, तीसरे साल आपने यूज की, उसका रेंट पे किया। तो टेक्नोलॉजी यूज करने की जो फीस है, टेक्नोलॉजी यूज करने का जो रेंट है, उसको हम रॉयल्टी का नाम देते हैं। स्टारबक्स एक कॉफी कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है ये। इसने लाइसेंसिंग की है एसएसपी को। यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में एसएसपी एक फूड ऑपरेटर है, जो वहाँ की ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट वगैरह पे, जिस तरह ये कैफे होते हैं, वहां पे वो स्टारबक्स कंपनी की कॉफी सेल करते हैं। एसएसपी ने लाइसेंसिंग ली है स्टारबक्स से। स्टारबक्स का नेम यूज किया जा रहा है, उसका पेटेंट, उसका ट्रेडमार्क, उसका सिंबल, उसका स्लोगन यूज किया जा रहा है। और एसएसपी एक सेपरेट कंपनी थी, उसने स्टारबक्स का नाम यूज किया है। जब तक वो स्टारबक्स का नाम यूज करेगी, तब तक वो उसको पेमेंट करेगी। लाइसेंसिंग में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही हम लाइसेंस इशू करते हैं, साथ ही हम फ्री हैंड दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जिसको हमने लाइसेंस इशू किया है। आपकी मर्जी है, आप प्रोडक्ट जिस तरीके से मर्जी मैन्युफैक्चर करो, आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से मर्जी इसको मार्केट में सेल करो, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना नाम यूज करने का रेंट रिसीव करेंगे। इसमें हम अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने एसएसपी को अपना स्टारबक्स का नेम दे दिया है। अब हो सकता है कि वो स्टारबक्स जैसा उसका टेस्ट ना हो, उसका टेस्ट वेरी करे। तो इसमें हम कभी भी लाइसेंस इशू जिस कंपनी को किया है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइसेंसिंग का एक ड्रॉबैक ये है, क्योंकि हम फ्री हैंड दे देते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ फीस रिसीव करनी है, इसके अलावा हमें कोई कंसर्न नहीं है। इसमें हम उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, इसमें हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। हमने सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस दिया,
लाइसेंस को यूज करने की फी रिसीव कर ली, या हम कंटिन्यूस बेसिस पे 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, या जो टाइम पीरियड हमने फिक्स किया है उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने पे हम उनसे फी ले लेते हैं। हम उनसे हो सकता है एडवांस में ले लें, हो सकता है हम लास्ट पे ले लें। ये कंपनी के ट्रांजेक्शन की मर्जी होती है, जो वो आपस में एक दूसरे के साथ डिसाइड करती हैं। तो रियलिटी उन्होंने एडवांस में पे करनी है, बाद में करनी है। फिर चाहे वो कॉफी जिस तरह की मर्जी बनाए, उसका टेस्ट जैसा भी हो, वो एडवर्टीजमेंट करें ना करें, लोग उनकी प्रोडक्ट खरीदने ना खरीदें, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस इशू करके फीस रिसीव करने तक होता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। स्टारबक्स कंपनी जो है, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वालिटी होगी, वो उसको मेंटेन कर सकेगी। लेकिन जब उसने लाइसेंस इशू कर दिया तो एसएसपी जो फूड ऑपरेटर है, अब वो स्टारबक्स के नेम से जो कॉफी सेल कर रहा है, हम वहां पे जाके उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने नहीं जाएंगे। हमने सिर्फ लाइसेंस इशू किया, और लाइसेंस इशू करने के अगेंस्ट हम रॉयल्टी रिसीव करें, सिर्फ ये होता है। हम किसी किस्म की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, हम कस्टमर का फीडबैक अपने लिए नहीं लेते हैं। कस्टमर्स उनके हैं, पैसेंजर्स आते हैं एयरपोर्ट पे, वहां से लेके चीज उनकी कंज्यूम करते हैं। ट्रेन स्टेशन पे स्टारबक्स के नेम से सेल हो रही, कस्टमर उनको फीडबैक जो मर्जी दें। स्टारबक्स कंपनी जिसने लाइसेंस इशू किया है उसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं। कस्टमर्स को कोई कंप्लेंट है, वो स्टारबक्स कंपनी की वेबसाइट पे, इसके पोर्टल पे आके कंप्लेंट नहीं करेंगे। जहां से उन्होंने बाय की वो वहां कंप्लेन करें ना करें, फीडबैक दें या ना दें, जिसने लाइसेंस इशू कर दिया उसको किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं। स्टारबक्स कंपनी एडवर्टीजमेंट करी है तो वो अपने लिए करी है, वो दूसरों के लिए नहीं करी। उसने जिस जिस कंपनी के लिए लाइसेंसिंग की है, जैसे एसएसपी के लिए किया है, वो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, लाइसेंस इशू करके उसके अगेंस्ट फी रिसीव करनी है, बस। ये लाइसेंसिंग होती है। इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लें, ये चीज़ें बाद में कोई नहीं बताएगा, ना इतनी डिटेल में कोई बताएगा, ना इसका इतना क्लियर डिफरेंस बताएगा क्या डिफरेंस होता है। अब हम मूव करते हैं फ्रेंचाइजिंग की तरफ, फिर हम इनका कंपेरिजन करें। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, इसमें कंपनी अपनी ब्रांच को, अपनी आउटलेट को एज अ होल सेल कर देती है। एज अ होल मीन्स पूरी की पूरी। अब अगर एक कंपनी है, उसने अपनी ब्रांच सेल करनी है, उसने पूरी की पूरी सेल कर देनी। फ्रेंचाइज है, उसने पूरी की पूरी सेल कर दी, उसकी कोई एक एक्टिविटी सेल नहीं की, उसका ट्रेडमार्क सेल नहीं किया, पूरी की पूरी ब्रांच एज इट इज सेल कर दी है। जैसे पाकिस्तान में डॉलेंस कंपनी है, डॉलेंस कंपनी के जो कस्टमर केयर फ्रेंचाइजेस हैं वो आगे सेल होती हैं। एक इसकी फ्रेंचाइज मदीना टाउन में है, एक इसकी फ्रेंचाइज शेखुपुरा रोड पे है। वो डॉलेंस कस्टमर केयर के नेम से ही है, डॉलेंस कंपनी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिस पार्टी ने, जिस इंडिविजुअल ने, जिस कंपनी ने वो आउटलेट खरीदी, उसको लमसम पेमेंट की है, उस लमसम पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन उसकी पीरियोडिकल पेमेंट्स नहीं हो सकती। पीरियोडिकल पेमेंट्स में और इंस्टॉलमेंट्स में डिफरेंस होता है। इंस्टॉलमेंट ये होता है कि जितनी अमाउंट आपने पे करनी है, आप उसके पार्ट्स कर लो, उसको किस्तों में कर लो। आपने 1 लाख अदा करना है, उसके 4 हिस्से करने हैं, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स करनी है, तो 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ये पीरियोडिक पेमेंट नहीं होगी। पीरियोडिक पेमेंट ये होती है, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 1 साल के बाद रॉयल्टी लेनी है, तो वो 1 साल के बाद ही मिलेगी। 6 महीने के बाद आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। अगर आपने सेमी एनुअल बेसिस पे किया है, जो टाइम पीरियड आपने फिक्स कर लिया उसके बाद आपको रॉयल्टी मिल जाएगी। इसमें जब हम आउटलेट सेल करते हैं, जब ब्रांच सेल करते हैं, जब एक बिजनेस यूनिट सेल करते हैं, जब एक सब्सिडरी सेल करते हैं, पूरी की पूरी पेमेंट की जाती है। हाँ, अगर जो बायर है उसके पास इतनी अमाउंट मौजूद नहीं है, वो उसको पार्ट्स में पे करना चाहे वो कर सकता है। वो कहता हो सकता है मैं 70,000 आपको एडवांस में दे दूं, मैं 30,000 बाद में दे दूं, या आप 50% मुझसे अब पेमेंट ले लें, 50% मैं आपको बाद में दे दूं। तो उनकी जो रेशियो है वो आपस में निगोशिएशन के थ्रू डिस्कस हो जाती है। लेकिन जब हम डील करते हैं, जब हम निगोशिएशन करें, ट्रांजेक्शन करें, तो पूरी आउटलेट की प्राइस बता रहे हैं कि इतनी कीमत में ये आउटलेट, ये ब्रांच सेल की जाएगी। उसके बाद फ्रेंचाइजिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंट्रोल मौजूद होता है। डॉलेंस कंपनी उसका नाम यूज किया जा रहा है, तो डॉलेंस कंपनी उस पार्टी को, जिस पार्टी को आउटलेट सेल किया है, जिसको फ्रेंचाइज सेल की है, वो उसकी मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देती है, वो उनको स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो उनके लिए एडवर्टीजमेंट करती है। मोबाइल कंपनीज आपने देखी हैं, कचहरी बाजार में चले जाएं,
बहुत सारे लोगों ने विवो के नेम से शॉप बनाई होती है, ओप्पो के नेम से बनाई है कि वो इनके यूनिट सेल करते हैं, उनको परचेज कर लेते हैं, बाद में सेल करते हैं। तो वीवो कंपनी ही एडवर्टीजमेंट कर रही होती है, वो खुद से एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे होते। तो फ्रेंचाइजिंग में जिस कंपनी ने अपनी आउटलेट, जिसने अपना बिजनेस यूनिट, जिसने अपनी सब्सिडरी सेल की है, वो स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कस्टमर्स ने कोई फीडबैक देना होता है, वो डायरेक्टली जाके कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं। अगर कंपनी को डॉलिंस की किसी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट है, वो कस्टमर केयर फ्रेंचाइज पे नहीं जाना चाहते, वो डायरेक्टली कंपनी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और कंपनी उनको ऑन करती है। जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी वारंटी एंड गारंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। उनके किस प्रोडक्ट में पार्ट्स में मसला है, उसको रिप्लेस करा देती हैं, प्रोडक्ट चेंज करा देती हैं, तो कस्टमर्स को ऑन किया जाता है। और जो कंपनी जिसने अपनी आउटलेट, अपनी ब्रांच सेल की है, वो सेल किए जाने वाले लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं, वो मैनेजमेंट को ट्रेन भी करते हैं। और वो हमेशा फिर कंपनी का नाम यूज करते हैं। जो डॉलेंस की फ्रेंचाइज है वो हमेशा डॉलेंस के नेम से रहेगी, वो किसी और नाम से नहीं हो जाएगी। ये फ्रेंचाइजिंग होती है। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। लाइसेंसिंग में लाइसेंस इशू किया जाता है टेक्नोलॉजी यूज करने का। फ्रेंचाइजिंग में भी लाइसेंस इशू होता है, लेकिन ब्रांच सेल करने का। लाइसेंसिंग में क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता प्रोडक्ट के ऊपर। फ्रेंचाइजिंग में जो कंपनी सेल करी अपनी आउटलेट, वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, वो सपोर्ट सर्विसेज देती है, वो उनको ऑन करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनके मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है, उनको सपोर्ट सर्विसेज देती है, वो उनके लिए एडवर्टीजमेंट करती है। लाइसेंसिंग में कस्टमर्स को ऑन नहीं किया जाता। हमने लाइसेंसिंग कर दी, कस्टमर्स उनको फीडबैक दें, हमारा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं। फ्रेंचाइजिंग में होता है। फ्रेंचाइजिंग एक ज्यादा सूटेबल मेथड है पेनिट्रेट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। लाइसेंसिंग अपनी जगह ठीक है, वहां से भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट करते हैं। लेकिन लाइसेंसिंग का ड्रॉबैक ये है कि आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते। फ्रेंचाइजिंग में आप रख सकते हैं। वहाँ पे आप स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, फ्रेंचाइजिंग में स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइसेंसिंग में आप एडवर्टीजमेंट नहीं करते, फ्रेंचाइजिंग में आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ये था इसमें डिफरेंस। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको आपस में इकट्ठा बना देते हैं कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग सेम है, और आधे से ज्यादा आवाम को इसके डिफरेंस का नहीं पता होता। लाइसेंसिंग एक सेपरेट चीज है, फ्रेंचाइजिंग एक सेपरेट चीज है। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर्स। ज्वाइंट वेंचर्स जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस इकट्ठे होके आपस में मिल के मार्केट को ग्रैब करेंगे, वो ज्वाइंट वेंचर है। ये मर्जर भी हो सकता है। जैसे सोनी एरिक्सन, सोनी एरिक्सन ने जॉइंट वेंचर किया था, दोनों मिलकर आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ बिजनेस कंडक्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अपनी अपनी एक्सिस्टेंस खत्म हो गई। सोनी ने अपनी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च की थी, एरिक्सन ने अपने अलग से प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की थी, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनके लिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था। मोबाइल फोन सोनी एरिक्सन के मार्केट में आए थे, और बहुत सारी इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट मार्केट में आई थी। तो ज्वाइंट वेंचर में जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस आपस में इकट्ठे होके एक ही जगह पे बिजनेस कंडक्ट करते हैं, एक ही मार्केट को ग्रैब करते हैं, ये ज्वाइंट वेंचर होता है। इसके अलावा एटलस होंडा ने ज्वाइंट वेंचर किया था। अब ज्वाइंट वेंचर में क्या फायदा होता है? ज्वाइंट वेंचर में दोनों फर्म्स फायदा लेती हैं। एक फॉरेन फर्म है, वो किसी दूसरी कंट्री में जाना चाह रही है, तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर लेते हैं। इसका क्या फायदा होता है? एक कंपनी की कॉस्टिंग कर हो रही है, दूसरी कंपनी जो है वो उस इन्वायरमेंट से ज्यादा फेमिलियर होती है। इसमें रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अगर फॉरेन कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर लेगी, किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लेगी, उसकी कॉस्ट, उसकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाएगी। क्योंकि जो डोमेस्टिक फर्म है, डोमेस्टिक फर्म अपने कंट्री के इन्वायरमेंट से फेमिलियर है, वो अपनी कंट्री के लोगों की डिमांड को अंडरस्टैंड करती है, उसने वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है, लोगों के टेस्ट का पता है, लोगों के ट्रेंड का पता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्विजिशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस चल रही हैं, जो एग्जिस्टिंग फार्म्स हैं, उनको एक्वायर कर लिया जाए। उनको किस तरह से एक्वायर करते हैं? उनके 50% और मोर देन 50% शेयर्स खरीद लिए जाएं, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म करके उसको अपने अंदर जजब कर लिया जाए, उसको एक्वायर कर लिया जाए। जोंग एक चाइना की कंपनी है, इसने पाकटेल को एक्वायर किया था। पाकटेल की एडवर्टीजमेंट आती होती थी एक टाइम में, फिर पाकटेल की एग्जिस्टेंस खत्म होगी, जोंग ने उसको एक्वायर कर लिया। तो एक्विजिशन, जो फार्म्स एग्जिस्टिंग फार्म्स हैं, जो पहले से चल रही हैं, जो पहले से बिजनेस कंडक्ट कर रही हैं, दूसरी फार्म उनको एक्वायर कर सकती है। इस तरह से भी ये इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करती हैं। उसके बाद है एस्टेब्लिशिंग न्यू फॉरेन सब्सिडरीज। एमएनसीज बजाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के, बजाय लाइसेंसिंग करने के, फ्रेंचाइजिंग करने के, जॉइंट वेंचर करने के, वो अपना अलग से बिजनेस कंडक्ट करती हैं। वो अपनी फॉरेन सब्सिडरी बनाती हैं। यूनिलीवर पहले कनाडा में थी, उसका हेडक्वार्टर कनाडा में है, उसने पाकिस्तान में अपनी सब्सिडरी बना ली। किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर नहीं किया, अपना सेपरेट बिजनेस कंटिन्यू किया है। इंडिया में उसने अपनी सब्सिडरी बना ली, किसी और कंट्री में उसने अपनी सब्सिडरी बना ली, ज्वाइंट वेंचर नहीं किया। उसने अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की। अभी भी कुछ हद तक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी सब्सिडरी बना दी। लेकिन जब सब्सिडरीज बनाते हैं तो इसमें हाई इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपनी सब्सिडरी अलग से बना दी। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जिनके थ्रू ये अपनी सब्सिडरीज ओपन कर लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट होकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। ये समरी ऑफ मेथड्स है। समरी ऑफ मेथड्स में बताया हुआ है कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन कॉस्ट ज़्यादा इंकर होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट की है कि सब्सिडरी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब वो एक्विजिशन करते हैं तब भी उनको शेयर्स खरीदने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब वो ज्वाइंट वेंचर करते हैं तब भी कॉस्ट इंकर होती है, लेकिन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट इंकर नहीं होती जितनी बाकी मेथड्स में होती है। तो समरी में बताया हुआ है कि किस तरह से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है, कौन सा मेथड सूटेबल है। और ये ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे भी डिपेंड करता है, उनके मैनेजमेंट डिसीजंस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं और किस जगह पे किस लिहाज से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जी क्लास बताएं, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्लास के कोई भी स्टूडेंट ना इसके स्क्रीनशॉट लेके क्लास खत्म होने के बाद मुझसे शेयर कर